Hello everyone. Today we are going to discuss the third part of radiopharmaceuticals. इस पार्ट में हम मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी के तीन सेगमेंट्स रह गए थे हमारे, सिंटिलेशन काउंटर्स, ऑटो रेडियोग्राम एंड सॉलिड स्टेट डिटेक्टर्स, वो कंप्लीट करेंगे और रेडियो फार्मास्यूटिकल्स की एप्लीकेशंस करेंगे. सो लेट्स क्विकली मूव ऑन टू सिंटिलेशन काउंटर्स. मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी में हमने 6 टेक्निक्स की थी. उसमें से पहली 3 हमने डिस्कस कर ली हैं, आयनाइजेशन चैम्बर्स, प्रोपोर्शनल चैम्बर्स, गीगर मुलर काउंटर्स, एंड नेक्स्ट इज द सिंटिलेशन काउंटर. इस टेक्निक को गामा रेडिएशंस की डिटेक्शन के लिए यूज करते हैं. जैसे अभी तक हमने किया, गैस आयनाइजेशन की हम बात कर रहे थे. इस केस में, सिंटिलेशन काउंटर के केस में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है. कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं हमारे पास, जब उनके ऊपर रेडिएशन पास करती है तो वो लाइट एमिट करते हैं. दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड ल्यूमिनेसेंस. मतलब substances which emit light when a certain kind of radiation fall on them are called luminant substances. इसमें हमारे पास एग्जांपल आती है फॉस्फर की. फॉस्फर के ऊपर जब रेडिएशन फॉल करेगी तो वो लाइट एमिट करेगा. उस लाइट के सिग्नल को हम यूज करते हैं और कन्वर्ट कर लेते हैं इनटू इलेक्ट्रिक सिग्नल. अब फॉस्फर में हम क्या, सिंटिलेशन काउंटर है, उसमें हम क्या यूज कर सकते हैं, सीजियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड विद स्मॉल अमाउंट्स ऑफ थैलियम भी यूज कर सकते हैं. सिंटिलेशन काउंटर्स को नॉर्मली गामा रेडिएशन की डिटेक्शन के लिए यूज किया जाता है, लेकिन अल्फा बीटा रेडिएशंस को भी इसके साथ हम डिटेक्ट कर सकते हैं. सो सिंटिलेशन काउंटर के पार्ट्स क्या हैं हमारे पास? एक सेल है, उसके अंदर एक साथ में एक फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब लगा है which is coupled with phosphor. फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब और फॉस्फर एक साथ है. और क्या करेगा वो? कन्वर्ट. उसके बाद हम उसको, जब लाइट एमिट करेगा तो वो कन्वर्ट कर देगा इनटू इलेक्ट्रिक पल्सेस, और सिग्नल को हम एम्पलीफाई करेंगे और रीडिंग को हम नोट कर लेंगे. सो लेट्स मूव ऑन टू द डायग्राम पार्ट. अब यहाँ पे हमारे पास एक विंडो है जिसमें से रेडिएशन पास करेगी. ये है हमारा फॉस्फर, ये है हमारी फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब. उसी तरह से यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव दो हमारे पास इलेक्ट्रोड्स हैं. जब रेडिएशन ने फॉस्फर के ऊपर फॉल करना है, इसने क्या करना है? लाइट एमिट करनी है. जब लाइट एमिट होगी, यहाँ पे हमारे पास सिग्नल आएगा. इसमें ये सिग्नल जब हम फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब में से पास करेंगे, फोटो मल्टीप्लायर से क्या मतलब है? मल्टीप्लाई मींस इंक्रीज करना, मल्टीप्लाई करना, बढ़ा देना सिग्नल की इंटेंसिटी को. तो फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब का क्या काम है कि उसने जो यहाँ से लाइट आ रही है, एक बीम ऑफ लाइट आई, उसने फर्दर उसको 2 बीम में कन्वर्ट कर दिया. सिग्नल हमारा बढ़ता जा रहा है टुवर्ड्स द एंड. देखो यहाँ पे इतनी ज्यादा हमारे पास लाइट एमिट हो रही है. ये जो सर्कुलर डिस्क्स लगी हैं यहाँ पे, दीज आर कॉल्ड डायनोड्स. डायनोड्स के ऊपर ये सिग्नल हमारा स्ट्राइक करता है और एम्पलीफाई होता जाता है. इस एम्पलीफाइड सिग्नल को हम कन्वर्ट कर देते हैं इनटू इलेक्ट्रिक सिग्नल. तो वो इलेक्ट्रिक सिग्नल का गिव्स अ मेजर ऑफ रेडियो एक्टिविटी एंड द टाइप ऑफ रेडिएशन, किस तरह की रेडिएशन हम एमिट कर रहा था सब्सटेंस. दिस इज अनदर डायग्राम फॉर सिंटिलेशन काउंटर. इस केस में हम लिक्विड सैंपल्स यूज करते हैं. सिमिलर है, सेंटर में यहाँ पे डायनोड्स हैं, ये फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब है, यहाँ पे हमारा फॉस्फर लगा है जो सिंटिलेशन कॉज करेगा. So this is all about scintillation counter. Next हमारे पास आता है solid state detectors. Solid state detectors में हमारे पास सबसे common example है semiconductor radiation detectors की. Semiconductors हमें पता है are made up of silicon और germanium. और normally ये ऐसे devices होते हैं जिनमें P और N junctions होते हैं जो pulse of current बनाते हैं. ये किस तरह से काम करते हैं? Let's move on to this diagram.
P टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर और N टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स। अब ये है सेमीकंडक्टर जिसमें सिलिकॉन है, सिलिकॉन इस तरह से बॉन्डेड है। P टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में हम क्या करते हैं, बोरोन की इम्प्योरिटी डाल देते हैं। बोरोन के पास क्या है, 3 ही इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे स्पेस है वो खाली पड़ा है, दिस इज कॉल्ड वॉइड और फ्री स्पेस। उसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे सिलिकॉन है जिसके अंदर हमने एंटीमनी की इम्प्योरिटी डाल दी। अब एंटीमनी क्या है, अनलाइक बोरोन इसके पास एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन पड़ा है, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये 5th इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का काम करेगा। अब कैसे होगा, हम P और N जंक्शन को जोड़ देते हैं। P में हमारे पास होल्स हैं या वॉइड्स हैं या एम्प्टी स्पेसेस हैं, N में हमारे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं। तो ये जब इसके ऊपर रेडिएशन फॉल करेगी, उसने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करना है। जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे यहाँ पे पड़े हैं, इनकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। इस मूवमेंट के स्टार्ट होने से हमारे पास एक इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा, which will be recorded in the form of signal, और हमें पता चल जाएगा कि रेडियो एक्टिविटी कहाँ कैसे हो रही है। The absorption of ionizing radiation generates pairs of charge carriers, electrons and electron deficient sites called holes in the block of semiconducting material. जब उसके ऊपर आयनाइजिंग रेडिएशन पड़नी है सेमीकंडक्टर के ऊपर, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और होल्स बनेंगे। तो उससे क्या होगा, माइग्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। द माइग्रेशन ऑफ दीज कैरियर्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ voltage maintained between the opposite faces of the block constitutes a pulse of current. इस माइग्रेशन से हमारे पास एक करंट जनरेट हो जाएगा। The pulse created in this way are amplified, recorded and analyzed to determine the energy, number or identity of incident charge particles. नेक्स्ट इसकी सेंसिटिविटी की बात आती है। द सेंसिटिविटी ऑफ दीज detectors is increased by operating them at low temperatures, commonly that of liquid nitrogen. बहुत ही लो टेम्परेचर्स पे -164 -196 डिग्री टेम्परेचर सेल्सियस पे हम इसको यूज करते हैं, ताकि इसकी सेंसिटिविटी जो है वो सही से हमारे पास आ जाए। सेंसिटिविटी इंक्रीज कर जाती है लो टेम्परेचर से, टेम्परेचर हाई होगा तो इसकी सेंसिटिविटी कम हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर हाई होने की वजह से थर्मल वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती है। थर्मल वाइब्रेशन जो है वो इसके सिग्नल्स को सप्रेस करना शुरू कर देती है। नेक्स्ट टेक्निक हमारे पास आती है इसमें ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी क्या है हमारे पास, इज अ बायो एनालिटिकल टेक्निक यूज्ड टू विजुअलाइज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडियोएक्टिव लेबल्ड सब्सटेंस विद इन रेडियो आइसोटोप इन अ बायोलॉजिकल सैंपल। ऑटो रेडियोग्राफी को हम बायोलॉजिकल सैंपल में, किसी भी हमारे बॉडी के सैंपल में यूज करते हैं, ताकि हम उस एरिया को विजुअलाइज कर सकें। हम क्या करेंगे, एक रेडियो ट्रेसर दे देते हैं, मतलब कुछ ऐसा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इन बहुत कम क्वांटिटी में हम हमारी बॉडी में दे देते हैं, और वो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर टारगेट ऑर्गन के ऊपर जाएगा या टारगेट साइट के ऊपर जाएगा और वहां पे जाके रेडिएशन एमिट करेगा। उस रेडिएशन के एमिशन को हम विजुअलाइज कर लेते हैं, और उससे हमें पता चल जाता है कि जो वो सेल है या टिश्यू है या ऑर्गन है उसमें कोई डैमेज तो नहीं है। So it is a method by which a radioactive material can be localized within particular tissue, cell organelle or even biomolecule. इसको हम widely use करते हैं for various biological experiments. और साथ में ही इसको यूज किया जाता है फॉर क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन एज वेल, कितनी वहां पे प्रॉब्लम चल रही है, किस तरह से होती है रेडियोग्राफी, अब उस पे आ जाते हैं। यहाँ पे एक हमने सैंपल ले लिया, ये येलो कलर्ड जो है सैंपल है हमारा, उसको हमने प्लेस कर दिया है इस स्लैब के ऊपर। ये जो रेड पार्ट इसमें दिख रहा है, दिस इज द रेडियो एक्टिव पार्ट ऑफ सैंपल। पूरा सैंपल रेडियो एक्टिव नहीं है, सिर्फ रेड वाला पार्ट रेडियो एक्टिव है। इसको हम क्या करेंगे, कवर कर देंगे विद फोटोग्राफिक इमल्शन। फोटोग्राफिक इमल्शन इज मेड अप ऑफ सिल्वर क्लोराइड क्रिस्टल। ये जो राउंड राउंड क्रिस्टल्स दिख रहे हैं ये सिल्वर क्लोराइड के क्रिस्टल्स हैं।
इसमें क्या होगा, जब यहाँ पे हमारा सैंपल प्लेस्ड है, ये रेडियो एक्टिव है, ये रेडियो एक्टिव एमिशन स्टार्ट कर देगा। जब इसमें से रेडिएशन निकलनी शुरू करेंगी, इसने क्या करना है, जो हमारा सिल्वर क्लोराइड पड़ा है, जो ये खाली व्हाइट व्हाइट बॉल्स दिख रही हैं, इनमें से उसने उसको आयन कन्वर्ट करना शुरू कर देना है, इसकी रिडक्शन कर देगा। किस तरह से करेगा, यहाँ पे हमारे पास AgCl का क्रिस्टल है, तो Ag पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, सिल्वर हमारे पास Ag पॉजिटिव की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो इसने उसको Ag मेटल में कन्वर्ट कर देना है, उसकी रिडक्शन कर देगा। इस तरह से ये हमारे पास Ag पॉजिटिव Ag में कन्वर्ट हो गया एटम में। इससे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास डार्क डार्क स्पॉट्स आ जाएंगे। जब हम इस ऊपर वाले AgCl क्रिस्टल को वॉश करेंगे, क्रिस्टल AgCl तो वॉश हो जाएगा, लेकिन सिल्वर जो है वहीं पे रह जाएगा, Ag मेटल जो है हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा। तो इसको हम फिर आगे विद द हेल्प ऑफ फिक्सर्स Ag को हम वॉश कर लेंगे, सिल्वर को वॉश करेंगे, उसको फर्दर व्यू करेंगे अंडर माइक्रोस्कोप, या जो भी उसकी ऑब्जर्वेशन आएगी उससे हमें पता चल जाएगा कि इस एरिया में क्या प्रॉब्लम चल रही है। अब नेक्स्ट, जैसे ऑटो रेडियोग्राफी को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, इमेजिंग टेक्निक है ये, इसको हम इन विट्रो एनालिसिस में यूज कर सकते हैं। DNA हो गया, RNA हो गया, प्रोटीन्स हो गए, लिपिड्स हो गए, इनकी लेबलिंग करके हमें पता चल जाता है कि सेलुलर इनका फंक्शन कैसा है। इन विवो स्टडीज में भी यूज कर सकते हैं इनको, रेडियो ट्रेसर्स इंजेक्ट कर देते हैं पूरी बॉडी में, हमें पता चल जाता है कि कहीं पे कोई टिश्यू डैमेज तो नहीं है, या कहीं कोई कैंसरस ग्रोथ तो नहीं हो रही है, उसमें यूज कर सकते हैं। एनिमल स्टडीज में, इन विवो एनिमल स्टडीज में भी इसको यूज कर सकते हैं, ताकि हमें मेटाबोलाइट्स का पता चल जाए। जब हम कोई ड्रग लेते हैं, उस ड्रग जब वो ड्रग हमारी बॉडी के अंदर चली जाती है, इट गेट्स मेटाबोलाइज्ड, मतलब वो टूट जाती है इनटू अदर कंपोनेंट्स। वो कंपोनेंट्स कौन से हैं, उनकी स्टडी में भी ऑटो रेडियोग्राफी को यूज किया जाता है। नॉर्मली ऑटो रेडियो आइसोटॉप्स जो ऑटो रेडियोग्राफी में यूज किए जाते हैं, उनकी एग्जांपल्स हमारे पास आती हैं, सल्फर 35, हाइड्रोजन 3 और इसको ट्रिटियम बोलते हैं, कार्बन 14 है, आयोडीन 125 है, फॉस्फोरस 32 है, इनको हम यूज करते हैं। नेक्स्ट आर द एप्लीकेशंस ऑफ रेडियो आइसोटॉप्स। ब्रॉडली रेडियो आइसोटॉप्स को हम 4 तरीके से यूज कर सकते हैं। फर्स्ट इज इन थेरेपी, नेक्स्ट इज इन डायग्नोसिस, देन इन रिसर्च, एंड लास्ट इन स्टरलाइजेशन। अब एक एक करके इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। थेरेपी में सबसे ज्यादा कॉमन यूज इसका हम रेडियोलॉजी में करते हैं। जैसे किसी को कैंसर हो जाता है, तो उस एरिया में कैंसरस ग्रोथ, किसी एरिया में कैंसरस ग्रोथ हो गई है, तो उस केस में हम रेडिएशन देते हैं और उस मास ऑफ टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ताकि जो कैंसर के सेल्स हैं वो डेड हो जाएं। वहां पे इसको यूज किया जाता है। The first being radiology, in which external source of radioactivity passes through a patient and radiation is absorbed by a dense tissue and not by a less dense tissue, and the image is ultimately formed. Radiation जो होगी वो डेंस टिश्यू जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन अगर टिश्यू आपका ज्यादा डेंस नहीं है, वो नहीं एब्जॉर्ब करेगा, तो हमारे पास अलग अलग तरह की इमेजिंग आ जाएगी। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि टिश्यू में ग्रोथ कोई एक्स्ट्रा हो रही है कि नहीं हो रही है। सेकेंड इज रेडिएशन थेरेपी। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, ट्यूमर्स के ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रेडिएशन दे देते हैं। वो क्या करेगा, ट्यूमर को किल कर देगा, उसको छोटा कर देगा। इस केस में हमारे पास वेरी हाई डोज ऑफ रेडिएशन देनी पड़ती है। अब न्यूक्लियर मेडिसिन में किस तरह से यूज किया जाता है, a patient is injected with radiopharmaceutical which has a radioactive component that decays and pharmaceutical component which takes it to desired ऑर्गन। पहले क्या होगा, हम रेडियो एक्टिव कॉम्पोनेंट देंगे, उसके साथ ही हमारा फार्मास्यूटिकल कॉम्पोनेंट भी होगा। रेडियो एक्टिव कॉम्पोनेंट जो है वो डिके कर जाएगा, और जो आपका फार्मास्यूटिकल कॉम्पोनेंट है वो उस डिजायर्ड ऑर्गन के ऊपर जाके इफेक्ट दिखाएगा।
इसमें हमारे पास एग्जांपल्स आती हैं गोल्ड 198 की, इसको यूज किया जाता है इन एब्डोमिनल एंड प्लूरल एफ्लूजन्स एसोसिएटेड विद मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। इसी तरह से गोल्ड 198 को यूज करते हैं हम यूट्रस और यूरिनरी ब्लैडर के कैंसर्स के ट्रीटमेंट में। कोबाल्ट 60 को यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ साइनोकोबालामिन इन द डायग्नोसिस ऑफ पर्निशियस एनीमिया। सोडियम आयोडाइड हमने पीछे किया है 131, उसको हम थायराइड डिसऑर्डर्स के लिए यूज करते हैं। कैल्शियम है उसको बोन कैंसर में यूज करते हैं। स्ट्रोंशियम है उसको सुपरफिशियल कार्सिनोमास में यूज करते हैं। जैसे इस डायग्राम में आप देखेंगे यहाँ पे एक गोल्ड नैनो पार्टिकल दिया है इन्होंने, रेडियो एक्टिव गोल्ड का नैनो पार्टिकल। ये ट्यूमर है, इसमें इतना सारा मास ऑफ सेल्स है। जब हमने इंजेक्ट कर दिया अपना नैनो पार्टिकल विच कंटेन्स रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, तो उसने क्या करना है, ट्यूमर को श्रिंक करवा देना है। सेकेंड यूज हमारे पास इसका आता है इन डायग्नोसिस। डायग्नोसिस मींस टू डिटेक्ट कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम चल रही है। तो डायग्नोसिस में इसको हम किडनी का फंक्शन देखना हो, फॉर एग्जांपल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट चेक करने के लिए यूज कर सकते हैं। फेरिक सिट्रेट इंजेक्शंस आते हैं जिनको हम हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ब्लड के रिलेटेड डिसऑर्डर्स में यूज कर सकते हैं। देन कोलॉइडल गोल्ड इंजेक्शंस होते हैं, उनको हम यूज कर सकते हैं फॉर डायग्नोसिस ऑफ लिवर फंक्शन, मतलब आपके ब्लड सप्लाई लिवर में प्रॉपरली हो रही है कि नहीं हो रही है, उसको चेक करने के लिए। सोडियम आयोडाइड के इंजेक्शन को हम थायराइड ग्लैंड के फंक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। सोडियम हिप्यूरेट है उसको हम यूज कर सकते हैं फॉर द स्टडी ऑफ रीनल फंक्शन। सोडियम रोज बंगाल रेड है, बंगाल इंजेक्शन है, उसको हम यूज कर सकते हैं लिवर फंक्शन की टेस्टिंग के लिए। इसके अलावा हम रेडियो फार्मास्यूटिकल्स को एडीएमई प्रॉपर एडीएमई के लिए भी यूज कर सकते हैं, मतलब एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म एक्सक्रीशन प्रॉपर्टीज ऑफ बॉडी डिटर्मिनेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है इन रिसर्च, इसको हम यूज कर सकते हैं रिसर्च में। हम आजकल जैसे टेक्नीशियम 99 है, इसको बहुत यूज किया जाता है। हम एनिमल्स को इंजेक्ट कर देते हैं और उस एरिया में जाके देखते हैं कि कोई पहले कैंसरस ग्रोथ करवाएंगे, फिर उसके बाद टेक्नीशियम 99 देंगे और फिर देखेंगे कि वो वहां पे जाके क्या इफेक्ट दिखा रहा है। तो इट इज वेरी हेल्पफुल in designing new drugs for the treatment of various diseases. So in research, excellent biological and medicinal studies have been carried out with radioactive isotopes as tracers. Then we have लास्ट एप्लीकेशन इन स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन हमने पढ़ी है, नॉर्मली हम गैसेस से करते हैं या कुछ केमिकल कंपाउंड्स हैं जैसे उनके साथ किया जाता है स्टरलाइजेशन, लेकिन रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस also help in sterilization, मतलब बैक्टीरिया फ्री या माइक्रोबियल माइक्रोब फ्री करने के लिए एनवायरनमेंट को इनको यूज किया जाता है। जब हम किसी भी सब्सटेंस की पैकेजिंग कर रहे हैं वहां पे इसको यूज कर सकते हैं। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं हमारे पास हॉस्पिटल्स में, वहां पे यूज कर सकते हैं। और इस मेथड का बेनिफिट ये है कि इसमें हमारे को कोई हीट नहीं देनी पड़ रही, कोई केमिकल नहीं देना पड़ रहा। और जैसे कुछ सब्सटेंसेस हैं, विटामिन हैं हॉर्मोन्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, इनको इजीली हम स्टरलाइज कर सकते हैं बिकॉज इसमें कोई हीटिंग नहीं हो रही है। अगर हीट करते हैं या कोई भी कंटेमिनेशन भी नहीं हो रही है तो उससे ये डैमेज होने का डर रहता है इन सब्सटेंसेस का। इसके अलावा हम फार्मास्यूटिकल्स, अदर फार्मास्यूटिकल्स की भी स्टरलाइजेशन में इसको यूज कर सकते हैं। देन वी हैव सम एग्जांपल्स, फॉर एग्जांपल कैल्शियम 45 है, इसको यूज करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ बोन कैंसर। स्ट्रोंशियम 90 है, इसको रेडियोथेरेपी में यूज करते हैं फॉर सुपरफिशियल कैंसर्स। साइनोकोबालामिन को यूज करते हैं इन पर्निशियस एनीमिया में। कैल्शियम 47 को यूज करते हैं इन कैल्शियम एब्जॉर्प्शन स्टडीज देखने के लिए। कोबालामिन 60 को यूज करते हैं, जिसमें कोबाल्ट 60 है, उसको हम यूज करते हैं फॉर द स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड डिपोजिशन ऑफ विटामिन 12 in normal individuals. Then gold 198 को यूज करते हैं हम रेटिनो एंडोथेलियल एक्टिविटी के लिए। आयरन 59 को हम यूज करते हैं इन रिसर्च स्टडीज यूजिंग अबाउट यूटिलाइजेशन एंड absorption of iron salts.
अब रेडियो आइसोटॉप्स हैं, इनको हम इंटरनली भी यूज कर सकते हैं, एक्सटर्नली भी यूज कर सकते हैं। अगर हम उनको एक्सटर्नली यूज कर रहे हैं या इसको इम्प्लांट की तरह यूज कर रहे हैं तो इसको सील्ड कैप्सूल की फॉर्म में यूज करते हैं और डोजेज जो है इसकी चेक करते रहते हैं विद टाइम। और अगर हम इंटरनली यूज कर रहे हैं एज अनसील्ड सोर्स, द डोज जो है उसकी स्टॉप नहीं कर सकते, उसमें हमारे पास कंट्रोल नहीं है। एक्सटर्नली तो हम कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन इंटरनली हम उसको नहीं कंट्रोल कर सकते। सो जो टोटल डोज हमने कितनी देनी है दैट विल बी डिसाइडेड बाय द हाफ लाइफ ऑफ आइसोटॉप और concentration of isotope or the type and energy of radiation it emits. That will decide the dose of the substance. So this is all about radiopharmaceuticals. Thank you.